बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक नेक्स्ट आर्टिकल को स्टार्ट करना है और टाइटल हमारे पास है क्रॉस ओवर और दूसरा हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, सॉरी ये क्रॉस ओवर नहीं, ये क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? सबसे पहले इस टॉपिक को हमने चैप्टर नंबर 21 में जो मियोसिस वाला टॉपिक था उसमें डिटेल से स्टडी किया है। बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 21 मौजूद है, तो पहले आप मियोसिस वाला सारा टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक या इससे अगले जो आर्टिकल्स हैं आप लोगों के लिए समझना थोड़े से आसान होंगे। तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। सबसे पहले नॉन सिस्टर से क्या मुराद है? एक ही सेंट्रोमियर के साथ जो क्रोमोसोम अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर उसका जो पेयर है इसके जीन इसके साथ अगर एक्सचेंज होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है कि जो पेयर के मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ मटेरियल एक्सचेंज करते हैं या जीन का एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर के। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये लाजमी लिखना है। सिस्टर क्रोमेटिड कभी भी जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं कर, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड दोनों एक ही जैसे हैं, 100% एक दूसरे के लिहाज से क्या होते हैं आइडेंटिटी, तो उनका एक्सचेंज करने का तो कोई फायदा है ही नहीं। चांसेस क्या होंगे? हमारे पास जो लिंक जीन्स हैं वो कैन बी सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर, कि क्रॉसिंग ओवर के जरिए से लिंक जीन को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक थोड़ा सा बात याद रखनी है कि डिस्टेंस ऑफ जीन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उनके क्रॉसिंग ओवर के जरिए से सेपरेट होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी डिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चांसेस के। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जीन्स एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक है तो चांसेस कम होंगे, डिस्टेंस ज्यादा है चांसेस बढ़ जाएंगे, और ज्यादा है चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आपकी बुक में ये जो डायग्राम बनी हुई है, सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इस पूरे पेयर के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होगी और वो क्रोमेटिड्स जो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे वो एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाएंगे? सिस्टर। एक दूसरे के लिहाज से सिस्टर कहलाएंगे। तो सबसे पहले मियोसिस में जो प्रोफेज 1 है उसमें ये सारी बातें डिटेल के साथ है। तो ये जो पेयर है ये एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं जब मियोसिस का प्रोसेस चलता है। प्रोफेज 1 में आप कह सकते हैं पहली जो स्टेज है लैक्टोटीन उसको कहा जाता है, तो उसमें एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाता है और जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं फिर इनकी पेयरिंग हो जाती है, यानी एक दूसरे के साथ जाके अटैच हो जाए। और मियोसिस की जिस स्टेज के अंदर पेयरिंग होती है उसको हमने कहा था ये जाइगोटीन है। इसको हमने क्या कहा था? ये जाइगोटीन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप पॉइंट टू पॉइंट एंड लोकस टू लोकस। अच्छा, इसका क्या मतलब है पॉइंट टू पॉइंट? यानी यहां अगर देखा जाए तो इस होमोलोगस के पास भी ए जीन है, इसके पास भी ए जीन है, इसके पास भी बी जीन है, इसके पास भी बी जीन है। तो पॉइंट टू पॉइंट उस वक्त होगा जब ए जीन इस वाले ए जीन के साथ जुड़ेगा और बी जीन इस बी जीन के साथ जुड़ेगा। तो जब भी पेयरिंग होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये हमारा हाथ है, अगर हम इसको मिला दें तो इसको हम कहते हैं पेयर। ये पॉइंट टू पॉइंट जो ये उंगली इसके साथ अटैच है और ये वाली इसके साथ अटैच है, यानी इस हाथ की हर वो चीज दूसरे हाथ के उसी चीज के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये पॉइंट टू पॉइंट है या लोकस टू लोकस है। तो यहां सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक होमोलोगस के पास दो जीन है, ए कैपिटल ए और कैपिटल बी, और दूसरे होमोलोगस के पास दो जीन है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो सबसे पहले जब ये एक दूसरे के करीब होंगे, जैसे जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो जिस जगह ये आपस में एक दूसरे के साथ लिपट जाएंगे तो उस जगह को हम कहते हैं क्याज़माटा फॉर्मेशन। और यहाँ तो चूंकि सिर्फ हमने दो जीन्स लिए हैं, वैसे एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन होते हैं, तो काफी सारे जीन एक दूसरे के साथ क्या अटैच होते हैं। तो क्याज़माटा फॉर्मेशन वो जगह है जहां एक सिस्टर क्रोमेटिड्स
जो दूसरा क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड है उसके साथ जिस जगह अटैच होगा, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो जगह है जो आपको क्रॉस की शक्ल में नजर आ रही है, तो ये जगह वो है जहाँ क्याज़माटा फॉर्मेशन हो रहा है। और जिस जगह क्याज़माटा फॉर्मेशन होगा तो वहां क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। और हमेशा याद रखेंगे क्रॉसिंग ओवर चूंकि मियोसिस के दौरान हो रही होती है और 4 स्ट्रैंड स्टेज पर होती है, यानी बाइवेलेंट और टेट्राइड के दरमियान। बाइवेलेंट इसको क्यों कहा जाता है, 2 क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। या आप कह सकते हैं टेट्राइड इसको कहा जाता है क्योंकि 4 क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा 4 स्ट्रैंड स्टेज पे होती, 2 क्रोमोसोम के लिहाज से 2 क्रोमोसोम, क्रोमेटिड के लिहाज से 4 क्रोमेटिड। तो अगर हम क्रोमोसोम के लिहाज से बात करेंगे तो बाइवेलेंट बनेगा, अगर हम क्रोमोसोम के लिहाज से बाइवेलेंट बनेगा, अगर क्रोमेटिड के लिहाज से टेट्राइड बनेगा। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम कि क्रोमोसोम या डीएनए के सेगमेंट एक्सचेंज होना, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, अपना मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब जब सेपरेशन होगी, अब यहाँ 2 किस्म की पॉसिबिलिटी है कि क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो भी सकता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं भी हो सकता। यानी आप कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो भी सकती है और क्रॉसिंग ओवर नहीं भी हो सकती। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हुई तो सारे के सारे उसी तरह आप कह सकते हैं सेपरेट हो जाएंगे जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो इसको हम कहेंगे ये सारे के सारे उसी कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं जो पेरेंट्स में थे, तो ये सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, जैसे इस केस में क्या हुआ कि ए और बी इकट्ठा है, तो इसका मतलब है इस सेगमेंट में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ ए के साथ स्मॉल बी आ गया और यहाँ कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए आ गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, ये भी रिकॉम्बिनेंट बन गया, और यहाँ उसी तरह ए और बी, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो जब पेयरिंग होगी तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है कि क्रॉसिंग हो भी सकती है, क्रॉसिंग नहीं भी हो सकती। अगर क्रॉसिंग ना हो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिटेन करेंगे, उसी तरह मौजूद रहेंगे जैसे वो पहले मौजूद थे। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो फिर नई किस्म की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन जाते हैं। क्लियर? यानी स्टेप बाय स्टेप्स 2 क्रोमोसोम का एक दूसरे के करीब आना, उसके बाद आपकी क्याज़माटा फॉर्मेशन होना, क्रॉसिंग ओवर होना या ना होना, उसके बाद सेपरेशन होके फिर हर क्रोमेटिड आपके ये एक अलग गैमीट में जाएगा, ये अलग गैमीट में जाएगा, ये अलग गैमीट में जाएगा, ये अलग गैमीट में। तो ये वाले जो गैमीट है ये रिजेंबल करेंगे पेरेंट्स के साथ, लेकिन ये वाले जो गैमीट है ये नई वैरायटी ऑफस्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। अच्छी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है कि क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए तो जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप कह सकते हैं, और जितनी ज़्यादा वेरिएशन होती जाएंगी, हो सकता है उन वेरिएशन की वजह से एक वक्त ऐसा है कि एवोल्यूशन हो से, तो आप कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर वो बेस्ट आप कह सकते हैं चीज़ है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है फॉर एवोल्यूशन। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने पहले भी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी कि एक चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है कि हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग की पूरी जनरेशन आई, तो उसमें कितने फीसद या कितनी तादाद में जो ऑफस्प्रिंग है वो नए कॉम्बिनेशन के साथ आए, रिकॉम्बिनेशन के साथ आए। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा आसान है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन, उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग है उनमें सारे कॉम्बिनेशन चाहे वो पेरेंटल है या रिकॉम्बिनेट है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जब पेयरिंग होती है 2 पॉसिबिलिटी है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिटेन भी कर सकते हैं, उसी तरह मौजूद भी रह सकते हैं, और बाद दफा क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं। तो ऑल कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेंट्स की तादाद टोटल हमारे पास ऑल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे और ऊपर सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स की जो तादाद है वो आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमने किस जनरेशन में देखनी है, F1 में देखनी है, F2 में देखनी, किस तरह देखनी है। तो इसका प्रोसीजर आप सुने। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले, जैसे हमने बार बार डिस्कस किया, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हमने ली, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हम चेक कर रहे हैं सिर्फ 2 जीन पेयर के दरमियान, 2 जीन पेयर के दरमियान चेक है। तो हमारे पास एक जीन पेयर ये है, और हमने कहा था कि जो पेरेंटल जनरेशन होती है उसमें तो आमतौर पे सारे के सारे होमोजाइगस ही होते हैं, ये भी होमोजाइगस है, ये भी इसी तरह
दूसरे केस में, बल्कि इसको थोड़ा कलर चेंज कर दे इसका ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो यहाँ आप कह सकते हैं ऐसे। अच्छा, अगर हम इसके गैमीट बनाएं तो यहाँ दो तरह के गैमीट बनेंगे, ए बी वाला, लेकिन चूंकि दोनों एक जैसे हैं इस वजह से हम एक ही ले लेते हैं, एक ही ले लें। इसी तरह यहाँ भी जितने गैमीट बनेंगे वो इस कॉम्बिनेशन के साथ होंगे, इस वजह से हम एक ही। अच्छा, जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो F1 जनरेशन है, यानी ये पेरेंटल जनरेशन है, उसके बाद जो F1 जनरेशन है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन डेवलप होगी, यानी इसको ए बी इधर से आ जाएगा और स्मॉल ए बी इधर से आए। अच्छा, जब इसकी ये वाली जनरेशन गैमीट प्रोड्यूस करेगी तो यहाँ 4 किस्म की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले ए कैपिटल बी के साथ रिटेन कर सकता है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ए स्मॉल बी को साथ लेके सेपरेट हो सकता है। इसी तरह जो कैपिटल स्मॉल ए है वो कैपिटल बी के साथ भी सेपरेट हो सकता है, और ऐसे। यानी ऐसे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि हर पेयर के मेंबर ने दूसरे पेयर को लेके सेपरेट होना है। कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकते, इसी तरह स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी। तो यहाँ 4 किस्म के गैमीट पॉसिबल है। तो ये हमारे पास गैमीट हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ, ये रिकॉम्बिनेट। इस आप कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग को, जो ये जाइगोट बना था, इसको हमने किसके साथ क्रॉस करवाना है? रिसेसिव वाले के साथ। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि इससे कितने किस्म के गैमीट प्रोड्यूस होंगे? 4 किस्म के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही किस्म के आप कह सकते हैं गैमीट प्रोड्यूस होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। पहले क्या हुआ कि हमने हेट्रोजाइगोट कंडीशन बना दी। तो पहला स्टेप क्या? फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोजाइगोट उसी वक्त पॉसिबल है जब आप ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होमोजाइगस और डोमिनेट होमोजाइगस और डोमिनेट रिसेसिव होमोजाइगस इनका क्रॉस करवाएंगे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन से आगे अगर हम गैमीट बनाएं तो यहाँ 4 किस्म के गैमीट बनेंगे। तो इसको हमने दोबारा क्रॉस किसके साथ करवाना है? रिसेसिव होमोजाइगस के साथ, रिसेसिव जिसके सिर्फ एक ही किस्म के गैमीट बनेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए, अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है, ये इसको फर्टिलाइज करता है, तो ये जो जाइगोट बनेगा ये हेट्रोजाइगोट बनेगा, यानी पेरेंटल है। अगर ये इसको फर्टिलाइज करे अब यहां सॉरी इसके साथ तो ये स्मॉल भी आएगा ना। अब यहाँ रिकॉम्बिनेशन आ गए, तो इस वजह से ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये रिकॉम्बिनेशन आ जाए। अगर ये इसको फर्टिलाइज करे, क्योंकि सारों ने इसको फर्टिलाइजेशन के चांसेस तो है हेट्रोजाइगोट से बनने वाले, तो यहाँ तो ये भी रिकॉम्बिनेशन आ गया, और यहाँ तो दोबारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गई। यानी हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट भी आ रहे हैं। क्लियर? तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, सपोज मैं कहता हूँ 100 की पॉपुलेशन है, इसमें आपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन अलहदा कर लेने और रिकॉम्बिनेंट्स अलहदा कर। सपोज जैसे आपकी बुक में जैसे ये 40 पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ है, 40 पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ है, 10 रिकॉम्बिनेंट्स के साथ है और 10 रिकॉम्बिनेंट्स के साथ, यानी 100 ऑफस्प्रिंग आए
उनमें से 40 पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, और 40 इस पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लेकिन ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन 10 इस रिकॉम्बिनेंट्स के साथ और 10 इस रिकॉम्बिनेशंस के साथ, यानी टोटल हमारे पास 100 थे, 40 40 10 100, उनमें से 20 रिकॉम्बिनेंट हैं, तो इसका मतलब है 20 हमारे पास क्या आएगी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो उसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो हेट्रोजाइगस कंडीशन लेके आनी। हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी कि कैसे दो होमोजाइगस को आप क्रॉस करवाएंगे, तो उसके बाद हेट्रोजाइगस कंडीशन बन जाएगी। उस हेट्रोजाइगस कंडीशन का क्रॉस करवाना है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो फिर जो आप कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग आएंगे, तो उनमें आप लोगों ने चेक करनी है पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन। तो आपने टोटल कॉम्बिनेशन को नीचे रखना है और जो रिकॉम्बिनेंट आए उनकी तादाद को ऊपर रखना है, तो जो जवाब आएगा वो क्या बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, तो इससे हम मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम भी कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी तो डिस्टेंस ऑफ जीन्स बढ़ता जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जीन्स दे आर क्लोजली लिंक्ड, दे आर क्लोजली लिंक्ड। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं 1 आ गई है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर 2 आ गई है तो डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया। तो हम कहते हैं कि 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अगर यहाँ आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जीन्स एक दूसरे से 20 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं। 20 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो इनकी दो जीन्स के दरमियान मौजूद है। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। क्लियर? और ये जो यूनिट है ये मॉर्गन यूनिट कहलाता है, मॉर्गन यूनिट कहलाता है। क्लियर? तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी पे बाज़ दफ़ा अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, या बाज़ दफ़ा क्रॉसिंग हो, ये दोनों एक आप कह सकते हैं मीडियोकर किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है पेपर का, उसमें बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, तो आमतौर पे वो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं जो थोड़े से मीडियोकर, बहुत लेंथी ना हो। तो बहरहाल आप लोगों ने इन दोनों आर्टिकल्स को याद करना है। अब अगला सेगमेंट हमारा सारा सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।